नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं जिसमें ये संपूर्ण रूप से काउंसलिंग की क्लास होगी, परामर्श या उपबोधन की क्लास होगी, जिसमें इससे पहले भी की कक्षा में मैंने उसकी अवधारणाओं को अर्थात परामर्श की अवधारणाओं को, उसके अर्थ को, उसके पदों को मैंने विस्तृत ढंग से व्याख्या की है। और इस क्लास में हम लोग जो परामर्श या उपबोधन के जो उद्देश्य होते हैं और उसके जो अप्रोचेज होते हैं, उपागम होते हैं, उनको संपूर्णतया जानने की कोशिश करेंगे। तो सीधे हम आप अपने टॉपिक पर आते हैं, जो कि जैसे कि हम जानते हैं कि उपबोधन या उसको हम परामर्श भी कहते हैं। दरअसल ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि ये संयुक्त प्रक्रिया होती है। अब ये संयुक्त प्रक्रिया ये होती है कि एक व्यक्ति होता है जो कि परामर्श करता होता है, अर्थात परामर्शदाता होता है, काउंसलर होता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि प्रार्थी होता है, जो कि परामर्श लेता है। अर्थात इस प्रक्रिया में, ये संयुक्त प्रक्रिया, मैंने कहा कि ये दोनों की प्रक्रिया होती है। अब संयुक्त प्रक्रिया में एक परामर्शदाता होता है, दूसरा परामर्श प्राप्तकर्ता होता है। परामर्श प्राप्तकर्ता क्या करता है, जिसको अर्थात जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप जो कहीं किसी भी प्रकार से उनमें मतभेद पैदा हो गया है, उनके सोच में या उनको समझने में आसानी नहीं हो रही है, उनमें कुछ दिक्कतें हैं या अपनी जो भी आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप वो परामर्शकर्ता के पास जाता है और अपनी समस्या को लेकर के अब ये परामर्श प्राप्त जो दाता होते हैं उनके पास जाता है और ये अपनी समझ के अनुसार, क्योंकि ये जब भी कभी भी परामर्श प्राप्त करता कोई भी प्रार्थी किसी काउंसलर के पास जाता है तो निश्चित तौर पर उनका काउंसलर का प्रशिक्षित होना, उनका ज़्यादा योग्य होना, उनका कुशल होना, उनका दक्ष होना, उनका उस विषय में निपुण होना आवश्यक है। तो ये सब सारी चीज़ें, इसी के कारण इसको कहा जाता है कि संयुक्त खोज की एक प्रक्रिया है। अब हम सीधे उपागम पर आते हैं या पहले उद्देश्य पर आते हैं। तो उद्देश्यों में जब हम ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, जो उपबोधन या परामर्श होते हैं, जो काउंसलिंग होती है, उसके जो हम उद्देश्य को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो समस्या की पहचान करते हैं। कोई भी प्राप्तकर्ता, कोई भी जो मान लीजिए कि जो काउंसलर होता है, वो जो मान लीजिए कि जो प्रार्थी होता है, अब प्रार्थी जब इसके पास पहुंचता है, काउंसलर के पास पहुंचता है, तो काउंसलर जब पहुंचता है इसके पास, तो सबसे पहले क्या जानने की कोशिश करता है काउंसलर, कि उसकी समस्या क्या है। उसकी समस्या की सबसे पहले पहचान करता है, क्योंकि जब तक वो उसकी समस्या को ही नहीं जानेगा, जब तक उसकी समस्या से ही वो अवगत नहीं होगा, भली भांति उनकी समस्या को जानने के पश्चात ही वो कुछ अपना तर्क वितर्क कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले जब भी कोई भी प्रार्थी काउंसलर के पास पहुंचता है तो काउंसलर का काम होता है कि विभिन्न तकनीकों के माध्यम से, विभिन्न तौर तरीकों के माध्यम से वो क्या करता है, समस्या की पहचान करता है। अब उसके बाद संगत सूचनाएं। अब संगत सूचनाएं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। संगत सूचनाएं, अब ये जब भी मान लीजिए कि प्रार्थी पहुंचा, अब उसकी क्या करता है, पहचान करता है, समस्या की पहचान करता है। अब पहचान करने के बाद ये निश्चित तौर पर ये जरूरी है कि उसके जो आंकड़े हों वो निश्चित तौर पर क्या हों, तो संगत हों। जो सूचनाएं वो दे रहा है, जो प्रार्थी जो काउंसलर को जो आंकड़े दे रहा है, जो सूचनाएं दे रहा है, वो निश्चित तौर पर संगत हों। अगर असंगत दे देगा तो क्या वो कभी भी जो काउंसलर होंगे वो उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं क्या, उचित वो काउंसलिंग कर सकते हैं क्या, उचित सलाह वो दे सकते हैं क्या? निश्चित तौर पर नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई भी लॉयर है, अब कोई भी वकील है और कोई भी जिसके पास वो समस्या है या केस है, जो भी है, अब वो अगर सारी जानकारी, कुछ ना कुछ अपनी जानकारी अगर छुपा लेगा, किससे, तो वकील से अगर कुछ जानकारी छुपा लेगा, तो निश्चित तौर पर ये मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उसकी हार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपनी जानकारी उसने छुपा ली लॉयर से। लेकिन वहीं अगर सारी जानकारी जो जो हुआ उस केस के दौरान, जो जो भी कुछ हुआ है,
अगर सारी जानकारी अगर लेयर को बता देता तो वो उसके अनुसार वो अपनी योजनाओं को प्रतिपादन करते और निश्चित तौर पर वहाँ पर जो भी जज के सामने वो अपना प्रेजेंट करते वो ज़्यादा अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकते थे। लेकिन चूंकि आंकड़ों की जानकारी नहीं या फिर गलत ढंग से पेश करने के कारण से क्या हुआ, तो उनका जो बयान था या फिर उनका जो प्रेजेंटेशन था वो उतना इफेक्टिव ना हुआ जो कि बाकी जो वकील थे उनका। तो इसी के कारण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि संगत सूचनाओं को प्राप्त करना। तो विभिन्न माध्यम से, विभिन्न तकनीकों के माध्यम से, विभिन्न या साक्षात्कार के माध्यम से या अन्य माध्यम से, बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, तो आंकड़ों को, संगत सूचनाओं को हम इकट्ठा करते हैं और संगत सूचनाओं के ही आधार पर हम किसी भी प्रार्थी के पास अपना परामर्श देते हैं। इसके बाद पारस्परिक समझ। अब ये पारस्परिक समझ अत्यंत आवश्यक है। अब क्यों आवश्यक है? क्योंकि आप जानेंगे कि जब हम कोई भी प्रार्थी है और कोई भी जो काउंसलर है उसके बीच अगर पारस्परिक समझ विकसित नहीं होगा तो वो पारस्परिक समझ विकसित न होने के कारण से वो उस पर विश्वास नहीं करेगा, और जब विश्वास नहीं करेगा तो वो सारी जानकारी उन तक नहीं पहुंचाएगा, और जब तक सारी जानकारी नहीं पहुंचाएगा तो तब तक ढंग से काउंसलिंग कभी भी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पारस्परिक समझ हो, पारस्परिक विश्वास हो, और उसी के साथ ही पारस्परिक समझ भी है, क्योंकि पारस्परिक जब विश्वास होता है तभी पारस्परिक समझ भी बढ़ती है। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे पर अगर विश्वास नहीं करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी नहीं होगी, और जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी, विश्वास अच्छा नहीं होगा, तो सारी जानकारी इन तक नहीं पहुंचेंगे। जब तक सारी जानकारी नहीं पहुंचेंगे तो उनकी काउंसलिंग भी उतना जो इफेक्टिव होगा वो कतई नहीं साबित होगा। इसके बाद हम आते हैं शैक्षिक तथा व्यावसायिक योजनाएं। अब जो कुछ मान लीजिए कि अगर शैक्षिक या व्यावसायिक मुद्दों को लेकर के काउंसलर के पास से प्रार्थी पहुंचा है, तो वो क्या होगा कि उनकी जो भी शैक्षिक चीज़ें हैं, शैक्षिक व्यवस्था है, जो भी आज तक किया है या जो भी व्यवसाय के क्षेत्र में वो करना चाहता है, उन सारी जानकारियों को इनका कार्य है। किनका? तो काउंसलर का कार्य भी होता है कि वो इनसे सारी जानकारी क्या करे, इकट्ठा करे। इसीलिए आप जानेंगे, क्योंकि प्रार्थी कई बार बताना चाहता है, कई बार नहीं बताना चाहता है, इसीलिए आप देखेंगे कि जो काउंसलर होते हैं उनका दक्ष होना अपने विषय में, उनका क्या होना, तो प्रशिक्षित होना, उनका योग्य होना, उनका उसके प्रति समझ होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे काउंसलर होते हैं जो कि प्रार्थी नहीं भी बताना चाहता है तो उसको विभिन्न तकनीकों के माध्यम से वो अपना जाल फेंकते हैं कि वो क्या करते हैं, अपने आप सारी जानकारी वो बताने लगते हैं। और जब बताने लगते हैं तो यही तो इनका काम है, क्योंकि उनसे अपना सारा उगलवाना, अर्थात जो भी चीज़ें हैं उनसे सारा चीज़ उगलवाना इनका एक प्रथम दायित्व भी होता है, और उसी में तो इनकी महारत भी होती है। तो इनका एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि व्यावसायिक योजनाएं, तो उनके शैक्षिक या व्यावसायिक या जो भी मुद्दे हैं उनके प्रति वो समझ बनाएं, उनके प्रति वो संगत सूचनाएं इकट्ठा करें, और संगत सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर जो भी उनको लगता है कि ऐसी चीज़ें हैं तो वो अपना निर्णय उन तक पहुंचाते हैं, जो कि वही तो मुख्य रूप से काउंसलिंग होता है। अब सामाजिक व नैतिक कौशल विकसित करना। कई बार ऐसा होता है जो कि प्रार्थी होता है वो अपने सामाजिक रूप से वो बहुत ज़्यादा दक्ष नहीं होता है, बहुत ज़्यादा वो सामाजिक कार्यों में लगाव नहीं रखता है, उनके नैतिक जो होते हैं वो कई बार ऐसा होता है कि पतन रहता है। तो उनको सामाजिकता विकसित करना और उनके नैतिक पक्षों को एक आधार देना किनका कर्तव्य होता है? तो काउंसलर का कर्तव्य होता है कि उनके शैक्षिक हो, उनके व्यावसायिक हो, उनके नैतिक हो, उनके चारित्रिक हो, उनके सामाजिक हो, या जो भी मुद्दे हैं उन पर संपूर्ण तरीके से ऐसे प्रभाव डालना, अपना प्रभाव, उनका प्रभाव एक बहुत कार्य करता है कि अपना एक ऐसा प्रभाव प्रार्थी पर छोड़ें
ताकि प्रार्थी भी विश्वस्त हो जाए, प्रार्थी की भी समझ विकसित हो जाए और वो अपना कार्य खुद करने में समर्थ हो। अब हम सीधे तौर पर आते हैं कि इनके जो अप्रोचेज होते हैं, जो उपागम होते हैं, तो उपागम पर हम सबसे पहले अब आते हैं कि ये जो उपागम होते हैं, ये जो अप्रोचेज होते हैं, ये मुख्य तौर पर 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं निर्देशात्मक, दूसरा होता है अनिर्देशात्मक और तीसरा होता है समन्वित। हम लिख देते हैं कि ये जो अप्रोचेज होते हैं, पहला होता है निर्देशात्मक, दूसरा होता है अनिर्देशात्मक और तीसरा होता है समन्वित। इसमें उपागम जोड़ दीजिए। अब ये अप्रोचेज जो होते हैं, उपागम जो होते हैं, किसके? तो उपबोधन के या परामर्श के, वो 3 प्रकार के मुख्य तौर पर होते हैं। एक निर्देशात्मक होता है और दूसरा होता है अनिर्देशात्मक, जिसको कि हम गैर निर्देशात्मक भी कहते हैं, और तीसरा समन्वित होता है। अब निर्देशात्मक उपागम क्या है? निर्देशात्मक उपागम दरअसल ये मुख्य तौर पर अगर हम एक शब्दों में कहें तो ये जो काउंसलर होते हैं अर्थात परामर्शकर्ता होते हैं, ये इनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि जो काउंसलर होते हैं उन पर ये केंद्रित होता है। जिस प्रकार से एक होता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा और एक होता है बाल केंद्रित शिक्षा, तो ये जो निर्देशात्मक होता है वो एक प्रकार से ऐसा मानिए कि ये शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है। तो जो अर्थात काउंसलर केंद्रित ये संपूर्ण रूप से उपागम रहता है। अब इसमें क्या करते हैं कि जो भी प्रार्थी होता है वो प्रार्थी से सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, उनके कारणों को जानने की कोशिश करते हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। उनकी सारी चीज़ों को जब वो बताने लगता है, प्रार्थी जब बताने लगता है, तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक कौन सुनते हैं? काउंसलर सुनते हैं। और बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात वो इस एक निर्णय पर पहुंचते हैं, निर्णय विशेष पर पहुंचते हैं कि इस समस्या का हल किस प्रकार का होगा। अब जो भी हल है वो किसके सामने रखते हैं? तो प्रार्थी के सामने रखते हैं। तो जो भी हल है वो प्रार्थी के सामने रखते हैं, तो प्रार्थी क्या करता है? उन चीजों को मानता है। अब उन चीजों को मानता है, हालांकि वो बाध्य नहीं करते हैं कि आप मानो ही मानो, लेकिन ऐसा करते हैं कि जिससे कि वो माने, कम से कम जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो उन चीज़ों को माने और उन चीज़ों को मानने के बाद वो समस्या से छुटकारा पाने में समर्थ हो, इस योग्य वो बनाते हैं। दूसरा होता है आपका अनिर्देशात्मक, जिसको कि हम गैर निर्देशात्मक भी कहते हैं। दरअसल ये होता क्या है कि जिस प्रकार से ये काउंसलर आधारित या काउंसलर केंद्रित उपागम था, उसी प्रकार से ये क्या होता है? तो प्रार्थी केंद्रित होता है। तो प्रार्थी केंद्रित क्या होता है? तो इसमें जो भी प्रार्थी काउंसलर के पास पहुंचते हैं तो उनको एक ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करता है। कौन? तो ये जो काउंसलर हैं वो काउंसलर एक इस प्रकार की परिस्थितियों को क्रिएट करता है, इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करता है, इस प्रकार के हाव भाव का निर्माण करता है जिसके माध्यम से जो प्रार्थी है वो अपनी सारी चीजों को उगल दे। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है। तो निर्माण करने के पश्चात वो सारी चीजों को उगल देता है। और काउंसलर का क्या काम होता है कि वो प्रार्थी द्वारा जो बताए गए चीजें हैं या बताई गई जो सूचनाएं हैं उसको बहुत ध्यान से सुने और उसको संपूर्णतया अवसर दें। किसको? प्रार्थी को काउंसलर संपूर्णतया अवसर देते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आप क्या क्या बता सकते हैं आप, अर्थात इनके पास ये क्या करते हैं तो संपूर्णतया इसके बारे में इसकी सूचनाओं को भी समझते हैं, इसकी समस्याओं को भी समझते हैं, फिर इसकी योग्यताओं को भी समझना चाहते हैं, इसकी दक्षताओं को भी समझना चाहते हैं, इसकी रुचियों को भी समझना चाहते हैं, इनकी सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। उनको संपूर्णतया अवसर दिया जाता है और संपूर्णतया अवसर दिए जाने के पश्चात
क्या करता है कि अपना एक निर्णय जो भी वो समझता है कि हाँ इसका ऐसा होना चाहिए, तो वो एक निर्णय विशेष पर पहुंचते हैं और वो उनको बताते हैं, जिसके माध्यम से प्रार्थी क्या करता है, तो अपनी समस्याओं का हल खुद ही कर पाने में समर्थ होता है। तो इस पर ये मुख्य तौर पर ये प्रार्थी केंद्रित होता है। ये खुद ही संपूर्णतया सब सारी जानकारी देता है, सब कुछ करता है, और ये एक बार बताते हैं, निर्णयों तक पहुंचते हैं, और उनको अगर लगता है कि हाँ करना चाहिए, तो ये सारी जानकारी अब इन पर निर्भर करता है और संपूर्णतया उसको योग्य बना देता है, जिससे कि अपनी समस्याओं का हल खुद कर सके। अब ये समन्वित क्या होता है, तो समन्वित कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो ये काउंसलर केंद्रित एक हो जाता है, एक आपका प्रार्थी केंद्रित हो जाता है, लेकिन कई बार दोनों बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये अपना खुद थोपते हैं, अपना निर्णय खुद थोपते हैं, किसके ऊपर, प्रार्थी के ऊपर। अब इसमें क्या होता है कि इसका यहाँ पर मन किया तो ठीक है, नहीं किया तो नहीं ठीक है, इस प्रकार से ऐसा कुछ होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, तो दोनों का समन्वित रूप होता है, इसीलिए समन्वित उपागम कहा गया है। तो ये दोनों का, अर्थात एक प्रकार से काउंसलर भी और प्रार्थी भी। अब जो भी प्रार्थी के द्वारा चीजें बताई गई हैं, सूचनाएं बताई गई हैं, आंकड़े बताए गए हैं, उन सारी सूचनाओं, आंकड़ों को समझने सुनने के पश्चात, उनकी समस्याओं को जानने के पश्चात, उनके कारणों को जानने के पश्चात, वो अपना एक न्याय निर्णय उनको उनके पास रखते हैं। और प्रार्थी इसमें क्या करता है कि जो जो सूचनाएं अब इसमें प्रार्थी क्या करता है कि काउंसलर के द्वारा जो निर्णय दिया गया या सूचनाएं दी गई, वो क्या करता है, जो जो सूचनाएं या जो जो निर्णय इनको प्रार्थी को लगा कि ये उचित है, ये उचित है, ये अनुचित है, तो जो जो उसको अच्छा लगा वो स्वीकार किया, और जो उसको अच्छा नहीं लगा वो स्वीकार नहीं किया। अर्थात कुछ अपने मन से, कुछ इस काउंसलर के मन से, अर्थात दोनों का सहमेल जो होता है, समन्वित जो होता है, एकत्रित जो निर्णय होता है, वो क्या कहलाता है, तो समन्वित उपागम कहलाता है। जिसमें वो क्या करता है, जो काउंसलर के द्वारा, कई बार क्या होता है कि शिक्षक के द्वारा जो बताई गई चीजें हैं, उसमें छात्रों को कुछ सूट करता है, कुछ नहीं करता है, तो जो सूट करता है वो अपना लेता है, जो सूट नहीं करता है उसको नहीं अपनाता है। इसमें भी दरअसल मुख्य तौर पर यही होता है कि जो सूचनाएं दी गई या जो न्याय निर्णय दिया गया, उनमें जो उनको अच्छा लगा, ये कि यहाँ हाँ अपने दिमाग का भी इसमें इस्तेमाल करता है कि हाँ ये मेरे लिए सही होगा, ये नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा, तो वो जो अच्छा लगता है उसको ले लेता है, जो अच्छा नहीं लगता है उसको नहीं लेता है, और उसके माध्यम से अपनी जो समस्याएं हैं उसका हल निकालने में वो समर्थ होता है। तो दरअसल मुझे लगता है कि ये जो काउंसलिंग के जो उद्देश्य हैं और जो उपागम हैं, इसको आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।